अनीता को कैंसर हुआ था। रमेश उसे छोड़कर बिना बताए मलेशिया चला गया। वह उसका इंतज़ार करती रही कि वह बच्चों का खाना लेकर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। बच्चे भूखे ही सो गए। वह सोचती रही कि उसका पति न जाने कहाँ चला गया। इसी तरह 4 साल गुजर गए। अनीता की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे चला फिरा भी नहीं जाता था। बच्चे इधर उधर देखते रहते कि मोहल्ले की तरफ से कोई उन्हें खाना दे दे। अनीता को अपने बच्चों पर बहुत रहम आता था और सोचती थी कि इनका पिता न जाने कहाँ चला गया और कब आएगा। 4 साल बाद रमेश घर आया। उसने सोचा अब तो उसकी पत्नी मर चुकी होगी। रमेश जब घर आया तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अरे तू अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। कितनी बार कहा है मेरे आने से पहले ही गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया करो। एक तुम मैं बाहर से हारा थका आता हूँ, ऊपर से तुम लेटी रहती हो और खाना भी खाकर नहीं आता। सोचता हूँ कि रात का तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना ला सकूँ, और तुम हो कि आराम ही ख़त्म नहीं होता। तुझे मेरी चिंता ही नहीं, जब देखो बिस्तर पर लगी रहती है। रमेश गुस्से से लाल हो रहा था। वह उसके सर पर ही खड़ा रहा, लेकिन अनीता को इतनी तेज़ बुखार था कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अनीता को बुखार इतनी तेज़ था कि उसका मुंह लाल हो गया और उसके होंठ कँपा रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। रमेश गुस्से से लाल था, क्योंकि आज बॉस ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। वह गुस्से से लाल होकर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है। उसे देखकर वह और ज़्यादा गुस्सा हो गया। एक तो इतनी तेज़ धूप और गर्मी, प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तेज़ तेज़ कदमों से वह घर की तरफ चला आ रहा था। उसने रास्ते से रिक्शा भी नहीं ली। उसने सोचा अगर रिक्शा ले लूँगा तो घर पैसे क्या लेकर जाऊँगा, फिर लकड़ियाँ कैसे लाऊँगा, घर में चूल्हा कैसे जलेगा। वह यही सब सोचते हुए घर चला आया। जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा तो उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। मिट्टी के मटके को देखा और पास में रखे हुए गिलास से पानी पीने के लिए घड़े में डाला तो उसमें यह क्या, पानी भी नहीं है। कैसी औरत है यह अनीता, इसने अभी तक घड़ा भी नहीं भरा हुआ। वह गुस्से से लाल होकर कमरे के अंदर चला गया। गिलास हाथ में लेकर फर्श पर पटक दिया। वह गुस्से से लाल था। अनीता के पास जाकर बोला। बच्चे भी उसकी आवाज़ सुनकर सहम गए, जो अनीता के आसपास बैठे हुए थे। अनीता को इतना होश कहाँ था, वह तो बुखार से बेहोश हो चुकी थी। लेकिन पति की आवाज़ सुनकर वह भी सहम गई, मगर हिम्मत ही कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। उसका पति उसे बहुत सी बातें सुनाई जा रहा था। ऐसी लापरवाह कामचोर पत्नी जैसे शब्द सुनाई जा रहा था। वो भी बेसुध सी सब सुन रही थी। वह खुद ही अंदर गया और घड़े से पानी निकालकर पीने लगा। अभी तक अनीता अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और वह बातें उस और भी ज़्यादा आग बबूला कर रही थी। वह वही आंगन में खड़ा हुआ सिर पर ठंडा पानी डाल रहा था और चिल्ला रहा था कि अगले मिनट अगर तुम बिस्तर से नहीं उठी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। रमेश की बड़ी बेटी अभी 11 साल की थी। पापा की धमकी सुनकर वह तो कांप उठी। बच्चों में इतनी हिम्मत न थी कि वह कुछ बोल पाते। एक माँ ही उनका आसरा थी। जब भी ये पापा मम्मी से लड़ते तो लड़कियां अपनी माँ के पीछे छुप जाया करती, और बाप जब तक सो नहीं जाता तब तक वह उसे जगह से न हिलती। पहली बार उसकी बड़ी बेटी निशा फौरन भागकर किचन में गई और कहने लगी, पिताजी आपके लिए खाना मैं बना दूंगी, माँ को कुछ मत कहो, माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सुनकर रमेश अपनी लड़की को घूर कर देखने लगा और कहने लगा, बड़ी जबान चलने लग गई है तेरी, इसको कुछ नहीं हुआ, यह सब मौसमी बुखार है और इसने यही अपने सर पर सवार कर रखा है। करती ही क्या है, सारा दिन घर में आराम करती है। कच्चा सा आंगन है, उस पर भी इसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाई। खाना बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके नखरे नहीं जाते। रमेश बोले जा रहा था। निशा फौरन किचन में चली गई। वहाँ उसने देखा कि इतना ही आटा है कि 2 रोटी बन सके। रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन बनाना ज़रूरी था, क्योंकि पिताजी न जाने आज क्या फसाद खड़ा कर देंगे। निशा ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और रोटियां बनाने लगी।
रोटियां बेल चुकी तो उसे याद आया कि उसने अभी तक आग तो नहीं जलाई। रमेश वही गुस्से से निशा को बोल रहा था कि मनहूस मरी, तू भी अपनी माँ की तरह ही लेट काम करती है। अभी तक तुझे एक रोटी भी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ, तुम्हारे लिए सारा दिन बाहर मेहनत करता हूँ, मुझे वक्त पर खाना भी नहीं मिलता। निशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बेली हुई रोटी दोबारा प्लेट में रख दी और आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, ऊपर से धुआं बहुत हो गया था। रमेश की आंखों में भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ गया। रमेश गुस्से से किचन में गया और अंधेरे में निशा को लात मारी। निशा अंधेरे में ही चूल्हे में गिर गई, उसका हाथ और पैर जल गया। मैं अपने आप को सहलाती हुई उठी और एक तरफ खड़ी हो गई। रमेश ने आग जलाई और रोटियां सेकने लगा और गालियां देकर बोलने लगा कि तुमसे यह रोटियां भी नहीं बनती, फरमाइश तो करवा लो। रमेश चिल्लाकर बोला, अब सब ले जाओ यहाँ से। निशा रोते हुए अपनी माँ के पास चली गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उसकी छोटी बहन जो 8 साल की थी, उसने उसकी हालत देखी तो उसके फटे और जले कपड़े देखकर वह किचन से तेल लेकर आई और उसने उसके शरीर पर लगा दिया। उधर रमेश किचन से रोटियां बनाकर ले आया और बाहर आंगन में बैठकर खाने लगा। अनीता ने दबी सी आवाज़ में पानी मांगा। उसकी बेटी ने उसके होठों पर थोड़ा सा पानी लगाया, जिसे पीकर उसे थोड़ी राहत सी महसूस हुई। पास ही रमेश खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। उसकी प्लेट में आधी रोटी बची हुई थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, लेकिन क्या करते, माँ की हालत को देखकर उन्होंने वह रोटी अपनी माँ को दे दी। माँ ने रोटी खाकर अपने आप को कुछ अच्छा महसूस किया। इसमें थोड़ी ताकत सी आ गई थी, बुखार की तेज़ी भी कुछ कम हो गई थी। उसने निशा को एक नज़र देखा तो उसका शरीर झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा तो कुछ समय पहले हुई घटना बच्चों ने उसे बताई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम बाप हो या जानवर, ऐसे तो कोई अपने बच्चों के साथ नहीं करता। तुम मेरी परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों की परवाह तो क्या करो। अनीता ने बोलना शुरू किया। रमेश कमरे से अंदर आया। एक बार फिर अनीता पर चिल्लाने लगा। अब दोनों की लड़ाई होने लगी। बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। रमेश कहने लगा, जो मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तुम अधमरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ तो तुम में जान आ गई है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।